आपसे सवाल ये है कि पिछली बार यानी कोविड के आखिरी दौर में जो हज कैंप मुनक्कद हुआ था, महज 3,500 या 3,000 के आसपास आज़मीन गए थे। उसमें हज भवन में कई शिकायतें मौसूल हुई थी। इस बार तकरीबन अब तक के सबसे ज़्यादा आज़मीन गए हैं, तकरीबन 11,000 के करीब जो है कर्नाटक के हज भवन से आज़मीन गए हैं, लेकिन शिकायतें ज़्यादा सुनने में नहीं आई हैं। क्या इस बार का हज कैंप सक्सेसफुल माना जा सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं सबसे पहले इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कर्नाटका स्टेट हज कमेटी ने इस बार मुझे हज कैंप का कोऑर्डिनेटर मुनक़्क़िद किया। और ऐसे मैं इस हज कैंप से या हज के एक्टिविटीज़ से मैं पिछले 27 साल से इसमें लगा हुआ हूँ। और जब मैं बरसरे ख़िदमत था, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट था, तब भी मैं उसी अंदाज से मैं उसमें काम करता रहा। और रिटायर होके मुझे लगभग 10-11 साल हो गए हैं। अब भी जो है मैं हज कैंप से उसी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि कोविड के बाद जो पहले 2 साल क़बल जो कैंप हुआ था, उसमें 3,500 के क़रीब आज़मीन हज यहाँ से रवाना हुए थे। इतनी कम मिक़दार के आज़मीन हज होने के बावजूद वहाँ पर एक बार आज़मीन हज की रिहाइश के लिए 1-2-3 दिन ऐसा हंगामा रहा कि उनको सोने के लिए जगह नहीं थी। और हम बाज़ू इंजीनियरिंग कॉलेज में, वरांडे में, पैसेज में, बाज़ लोग तो बाहर मैदान में जाके आज़मीन को सोना पड़ा था। और हमारे टॉयलेटों की यह हालत थी कि वो उबल पड़े थे। इसकी एक ही वजह कह सकता हूँ मैं कि उस वक्त भी मैं था, ये बात से मैं आपको ज़ाहिर कर देता हूँ कि उस वक्त भी मैं हज कमेटी में था, नहीं बोल के नहीं, मगर वो बीजेपी का दौर था। बीजेपी के दौर के कुछ मेंबर ऐसे थे, कुछ नामाकुल शख्सियतें मैं कह सकता हूँ, जिनको उनकी एक अना, इतनी बुरी अना थी उन्हें, एक किस्म का अना परस्तिश थे वो ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पर जो तजुर्बेकार हैं, जो कई सालों से जो हज कैंप को चलाते आए हैं, चाहे मैं हो या चाहे वॉलंटियर्स हों, बाज़ वॉलंटियर्स को भी ये अपने क़रीब आने नहीं देते थे। और ये अपने आप को ये समझते थे कि हम जो है किसी की मदद लिए बग़ैर ही हम हज कैंप को सक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर इनके अपनी अना की वजह से यूँ कहिए कि वो लोग अपने आप को ये बताना चाहते थे कि हम भी जो है कामयाब हज कैंप चला सकते हैं। तो उन्होंने अपने जो तजुर्बा नहीं था उन्हें, तो उस वक्त पे रहाइश के लिए ये एक टेक्निकल इशू है, चाहे कैंप 11,000 का हो, चाहे कैंप 3,000 का हो, जब अक्यूमुलेट हो जाते हैं आज़मीन हज, 2-3 दिन के जब फ़्लाइट्स के लोग जब अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसको पहले ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो कैलकुलेशन कर नहीं पाए, तो जब लोग ज़्यादा हो गए, आज़मीन हज ज़्यादा हो गए, तो तब जो है ये इमीडिएटली बोखला से गए थे और हाजियों को बड़ी तकलीफ़ हुई थी। और जहाँ तक कि ट्रेनिंग का मसला है, मैं एक छोटी सी बात आपके ज़िम्मन में कहता हूँ, क्योंकि आपकी ज़बान से ही ये निकला कि मैं ट्रेनर हूँ। मैं यानी जो ट्रेनिंग देते हैं हाजियों को, और मैं रिसोर्स पर्सन हूँ हज कमेटी ऑफ इंडिया का। मैं दिल्ली भी जा चुका हूँ, बॉम्बे भी जा चुका हूँ। ये जो कर्नाटका स्टेट ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको मैं ट्रेन करता हूँ। तो उस साल ये बीजेपी की जो हज कमेटी थी, ये लोग जो है मुख्तलिफ़ ज़िलों पे मेंबर्स जाते थे, ट्रेनिंग अटेंड करवाते थे, ट्रेनिंग दिया करते थे। और जो लोग ट्रेनिंग देते थे उनको मैं ट्रेन किया था, और मुझे ये कहते थे कि मुझे ट्रेनिंग देने नहीं आता। ये अलमिया था उन लोगों का, उनके मैं तो कहूँगा भाई नामाकुल लफ्ज़ में इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो ये नामाकुल किस्म के लोग थे। इनका मंशा कुछ और था। इनका मंशा हाजियों से मोहब्बत, हाजियों से हमदर्दी, हाजियों की तकालीफ़ को दूर करना, ये इनका मंशा नहीं था। ये किसी और मंशे के तौर पर मेंबर बने थे और हज कमेटी को चलाना चाहते थे। यहाँ पर मैं सरफराज साहब की दाद देना चाहता हूँ कि वो एज ए ईओ हज कमेटी ऑफ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के ईओ होकर ऐसे ज़र्फ़ रखने वालों के साथ उन्होंने कैसे संभाला, बहुत ही वो सब्र के साथ उन्होंने काम लिया। अगर वो ना होते तो हालत और बदतर होती। तो बहरहाल ये उस वक्त का मामला था। अब का जो मामला है, मेरे 27 साल के एक्सपीरियंस में ये पहला मौका है कि कर्नाटका स्टेट से 10,413 हाजी, जिसमें 15 बच्चे भी हैं,
इस बार पहली मर्तबा यहाँ से गए हैं। तो 15,000 आज़मीन हज को हम यहाँ से भेजने के बावजूद आपने जो पूछा कि किसी किस्म का इस बार मामला नहीं हुआ, इसके लिए जो है मुझे सरफराज ख़ान को फिर दोबारा याद करना है मुझे कि उन्होंने कहा कि एजाज़ भाई ये देखो ये मामला आप बेहतर जानते हैं, आप इस मामले में यू टेक एब्सोल्यूट डिसीजन, आप जो डिसीजन लेंगे हम उसको जो है ना हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एक कैलकुलेशन होता है, जैसे ही हमारे को हज का जो शेड्यूल आता है हमें, और उससे और मैनिफेस्ट बनने से पहले हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि हर दिन, क्योंकि 2 दिन क़बल जो है हमें आज़मीन आके रिपोर्ट करते हैं, तो हमें 4 फ्लाइट, कभी कभी 6 फ्लाइट, कभी कभी 9 फ्लाइट, इस किस्म से लोग एक्यूमुलेट होते हैं। इस कैलकुलेशन को हम यूं करते हैं कि कर्नाटका स्टेट से जो लगभग 11,000 आज़मीन जो जाते हैं, इसमें हम डिवाइड करते हैं कि हर फ्लाइट में ऐसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि बेंगलोर के और बाहर से आने वालों की ये तादाद को हम जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे जो है ना हम इसको बाइफरकेट करते हैं कि एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बैक वक्त हमारे पास 600 या 700 से ज़्यादा बाहर के आज़मीन हमारे पास ना रहें। तो हमें पहले ही पता था कि 2 मरतबा हमें ख़तरे की घंटी बजने वाली है, 2 मरतबा पता था, क्योंकि एक एक दिन 4-4 फ्लाइट्स थे। तो बॉम्बे वालों ने हमारा साथ तो दिया, मगर वो भी जो है 8 दिन के बाद मैनिफेस्ट में वो साथ इसलिए नहीं दे सके कि उनकी भी एक तकनीकी वजह थी कि हमारे बॉम्बे वालों के बहुत सारे वीज़ा एंडोर्स नहीं हुए थे, तो इसीलिए जो है वो बेंगलुरु वालों को ही डालना पड़ा और बाहर वालों को भी डालना पड़ा। हमारा जो कैपेसिटी है, हज भवन की जो कैपेसिटी है वो 575 है। 100 रूम्स हैं, 600 हैं, उसमें 4 रूम जो है ना वो रिज़र्व हो जाते हैं। तो हमारे 575 वाज आवर अकोमोडेशन। जब पहले 4 फ्लाइट जो थे वो फ्लाइट्स में जो है ना बाहर के भी डिस्ट्रिक्ट के थे, हमें पता चला कि इस मरतबा हमारे लिए जो है ना 700 चाहिए। 565 है तो हमें 125। तो हम जो है क़बल अज़ीं मस्जिद में एक बैरिकेडिंग करके उसको पार्टीशन कर दे के हम जो है वहाँ पर नए मैट्रेस डाले, नए बेडशीट्स और पिलो कवर्स बना के जो है डाल दिए, और उसको हमने मैनेज किया। वहाँ पर जो है हमें 100 ज़्यादा होना पड़ा, लगभग 100 ज़्यादा होना पड़ा। तो उस तरह हमें मैनेज हो गया। जब दूसरी ख़तरे की घंटी जब बजी तो उस वक्त पे बेंगलोर के लोग और बाहर के लोग दोनों मिलकर थे, तो बाहर के लोग ज़्यादा हो गए थे। तो उस वक्त पे हमें 11,050 अकोमोडेशन चाहिए था। 11,150 चाहिए था। 1,150 हमें अकोमोडेशन चाहिए था हमारे पास, जबकि अकोमोडेशन था सिर्फ 700 था हमारे पास अकोमोडेशन सिर्फ 700 था। तो ये ख़तरे की घंटी जैसे ही हमें बजी तो हमें बहुत जल्द काम करना था। काम ये किए हम कि शिमोगा के आज़मीन 179 और मैसूर के आज़मीन लगभग वो 200, वो एक 200, यानी 400 आज़मीन को हम रिसेप्शन में, जो शुएब की जो टीम थी, हम 4 इंजीनियर्स को बिठाए जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ पर, अपने 4 लैपटॉप में बिठाकर हर एक आज़मीन को हमने फ़ोन किया और कहा कि भाई तुम्हें कल आके रिपोर्ट करना नहीं है, आप जो है सीधे अपने लगेज के साथ चेक इन के लिए आ जाएं, आपको यहाँ पर आकर रहने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दिन रुक के आ सकते हैं। तो हम एक फ़ोन पे हम रहते थे, और वहाँ के जो ज़िम्मेदार जो थे, मैसूर के ज़िम्मेदार और शिमोगा के ज़िम्मेदार, उनको भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया और उनकी भी बात हमने करवाई। तो इस किस्म से हम लगभग 400 पिलग्रिम्स को ऑनलाइन फ़ोन करके उनका OTP लेके हम जो है ऑनलाइन बुकिंग, हम अपने रिसेप्शन सेंटर में बैठ के 404 घंटे लगे हमें इस काम करने के लिए। तो इसमें जो कामयाबी मिली हमें, सिर्फ वी कुड नॉट इवन क्रॉस 800, हमें सिर्फ और 100 हमारे मस्जिद में अकोमोडेशन को बढ़ा के जो है ना सिर्फ 750 अकोमोडेशन पे हम इस काम को किए। इस काम को करने के लिए जो सबसे पहले हज कमेटी का स्टाफ साथ दिया, उसके बाद बुकिंग सेंटर वाले साथ दिए, रिसेप्शन सेंटर के इंजीनियरिंग वॉलंटियर्स और ख़ास करके खुद्दामुल मुस्लिमीन के जो वहाँ पर रज़ाकार थे, जो वॉलंटियर्स थे, उनको हमारा कंटिन्यूस 24 आवर्स हमारा जो है ना कंटिन्यूस एक दूसरे से तालमेल रहा। हम उनसे ये कहते रहे कि हाजी जब आएंगे
तो ये मत कहना कि अकोमोडेशन नहीं है। उनको मया से कहें कि अकोमोडेशन है, सुबह 7 बजे फ़्लाइट है, 3 बजे वो कमरे खाली होते हैं, आपको रिलैक्स करने के लिए मस्जिद में आपको ये गादियाँ वगैरह डाल दिए गए हैं, आप वहाँ पर रिलैक्स करें, सुबह 3 बजे के बाद आप आएँ, आपको कमरे दे दिए जाएंगे। तो इस किस्म से हमने उनको मैनेज किया। लेकिन 3 बजे कमरे नहीं दिए। 3 बजे के बाद कमरे अलाट हुए, क्योंकि वो उसमें बाज़ लोग क्या किए, जब ये देखने के बाद जो है बाज़ लोग घरों को चले गए उनके दोस्तों के। 3 बजे से जो है ना प्रायोरिटी पे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व थे, इस किस्म से हमने जो है उनको अकोमोडेशन देना शुरू किया। हाँ, यहाँ पर मंगलूर के चंद हाजी हमसे एतराज़ किए। एक साहब से तो मैंने ही गुफ्तगू की, तो वो मुझे बोला, मैंने यही बात कही कि भाई आपको सवेरे मैं कमरा दे देता हूँ, आप जो है जाके वहाँ रहें। तो वो कह रहे थे कि अदी ಎಂತದು ಮಾರಾಯ, ಅದು ಈ जनरल वार्डನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಲಗಲ್ಲ बोल के बोले। तो मैं बोला भाई एक दौर था जब खादरिया मस्जिद में जो है ना यही सफ़ा मरवा नाम के हम हाल बनाते थे, और वहाँ पर 100 मीटर्स दूर पे हमारे टॉयलेट और बाथरूम हुआ करते थे। वो भी तो जनरल वार्ड में ही हमने 10-12 साल हमने जनरल वार्ड में ज़िंदगी गुजारी है, हमने कैंप बनवाए हैं। आप इसको जनरल वार्ड कहेंगे तो हम माज़िरत चाहते हैं, आपको सवेरे कमरा देंगे। ये जनरल वार्ड नहीं है, इसको आप ज़रा अलग नज़रिए से आप देखिएगा, इस किस्म से ना बात करें। तो बाद में वो भी जो है मान लिए और उन्हें भी जो है सुबह कमरा दे दिया गया। तो ये जो है एक तालमेल, वॉलंटियर्स। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि हज कैंप जिसके जो सक्सेस होता है वो वॉलंटियर्स से होता है, चाहे वो अदना हो या आला हो। मैं भी एक वॉलंटियर हूँ, मेरे साथ काम करने वाले भी वॉलंटियर्स हैं। तो ये पूरे मिलकर जो है ना इस बार कैंप को दूरअंदेशी, हमारी जो दूरअंदेशी थी उसे हम बॉम्बे लेकर पहुँचाए। बॉम्बे वालों ने भी हमें साथ दिया, और ऑनलाइन हम जो काम किए रिसेप्शन सेंटर में और खुद्दामुल मुस्लिमीन जो काम साथ दिए, इसकी वजह ये थी कि हमें इस बार एक किस्म, किसी भी किस्म का चूँ चरा के बगैर जो है ना ये हुआ। दूसरी बात, जहाँ तक टॉयलेट्स वगैरह का मसला था, हमें मालूम था पहले ही जो है कितने सेप्टिक टैंक्स को क्लियर करना है, हमारे पानी के टैंक्स को कब क्लियर करना है, पानी को कहाँ ले जाना है, ये तमाम चीज़ें जो है ना हम कैंप के शुरू होने से कबल ही जो है इसकी हमने तैयारी की थी। तो इन तमाम बातों से जो है ना इस बार किसी किस्म का कोई, और हम क्या, कोई भी कह सकता है कि ये कैंप सक्सेसफुल कैंप रहा। मजाक नहीं है कि 11,000 हाजियों को हम भेजे हैं और वो इतनी पब्लिक आती रही। तो इस किस्म से जो है ना ये कैंप जो है सक्सेस कैंप रहा। कोई किस्म की कोई हमारे पास कंप्लेंट्स नहीं आई। सो इसका राज यही है।